हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस सीरीज के छठे वीडियो में उद्योग क्षेत्र से संबंधित सभी प्रश्न तथा साथ ही साथ इसके नोट्स को भी देखेंगे। यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। उद्योग एवं नई आर्थिक नीति। स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1948 तथा 1956 की औद्योगिक नीति में उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण बनाए रखा गया, परंतु कालांतर में उद्योगों में अदक्षता के कारण इसके प्रबंधन में सरकारी हस्तक्षेप की कमी की जरूरत महसूस की जाने लगी। कालांतर में इसमें कुछ ढील दी गई तथा अंततः वर्ष 1991 में लागू नई आर्थिक नीति के तहत निजीकरण, उदारीकरण तथा वैश्वीकरण को अपनाया गया। अब आइए समझते हैं निजीकरण। इसके तहत सरकार सार्वजनिक स्वामित्व को कम करती है तथा अपनी हिस्सेदारी निजी व्यक्तियों को बेच देती है। इसे विनिवेश कहा जाता है। आगे है उदारीकरण। इसके तहत सरकार द्वारा सरकारी निरीक्षण एवं नियंत्रण में कमी की जाती है तथा नियमों को सरल एवं उदार बनाया जाता है। इंस्पेक्टर राज की समाप्ति, लाइसेंसिंग की समाप्ति या उनके नियमों में छूट आदि उदारीकरण के तहत उठाए जाने वाले कदम हैं। आगे है वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण क्या है? यह विश्व के एकीकरण से संबंधित अवधारणा है जिसके तहत विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ जाती है तथा इसके मध्य वस्तुओं, सेवाओं, संसाधनों, पूंजी आदि का स्वतंत्र प्रवाह होने लगता है। आगे है नोट्स। उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण को ही एलपीजी पॉलिसी कहते हैं। अब आइए आगे पढ़ते। नई औद्योगिक नीति 1991। 24 जुलाई 1991 को घोषित हुई औद्योगिक नीति में उद्योगों पर सार्वजनिक नियंत्रण को शिथिल करते हुए अनेक उदारीकृत कदम उठाए गए। पहला है औद्योगिक लाइसेंसिंग से मुक्ति। इस नीति में 18 प्रमुख उद्योगों को छोड़कर से सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस लेने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। कालांतर में इसमें भी कमी की गई तथा वर्तमान में केवल 4 उद्योगों जैसे सिगरेट या तंबाकू उत्पादन, खतरनाक रसायन, रक्षा उपकरण तथा औद्योगिक विस्फोटक को लाइसेंस के अंतर्गत रखा गया है। अब आइए आगे पढ़ते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व में कमी। नई औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखे गए 17 उद्योगों को घटाकर 8 कर दिया गया। कालांतर में इसे और भी कम करते हुए वर्तमान में केवल 2 उद्योग, परमाणु ऊर्जा तथा रेलवे को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा गया है। अब आइए आगे पढ़ते हैं। एमआरटीपी परिसंपत्ति सीमा की समाप्ति। इस नीति में एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम के अंतर्गत आने वाली कंपनियों की अधिकतम परिसंपत्ति सीमा को समाप्त कर दिया गया, जिससे वे अधिक निवेश, विलय एवं अधिग्रहण कर अपनी उत्पादक गतिविधियों को प्रोत्साहित कर सकें। आगे है इनके अतिरिक्त उद्योगों के स्थापना संबंधी नीति में भी सुधार किया गया तथा 10 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों में उद्योग लगाने हेतु अनुमति लेने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। उद्योगों में विदेशी निवेश को आकर्षित करने हेतु प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा एवं शर्तों को उदार बनाने संबंधी अनेक घोषणाएं की गई। आगे है इसके नोट्स। विदेशी पूंजी के संबंध में वर्ष 1999 में पूर्व के कठोर अधिनियम फेरा के स्थान पर फेमा को लाया गया। यह अधिनियम जून 2000 से प्रभावी हुआ। अब आगे है नई औद्योगिक नीति में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास पर भी बल दिया गया। वर्तमान में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों में निवेश के आधार पर इस प्रकार परिभाषाएं किया गया है। क्षेत्र है उद्योग क्षेत्र। सूक्ष्म के अंतर्गत
25 लाख रुपये तक। वहीं लघु के अंतर्गत 25 लाख से 5 करोड़ रुपये तक और मध्यम के अंतर्गत 5 करोड़ से 10 करोड़ के अंतर्गत उद्योग आते हैं। वहीं सेवा क्षेत्र के अंतर्गत 10 लाख तक सूक्ष्म क्षेत्र के अंतर्गत, वहीं लघु क्षेत्र में 10 लाख से 2 करोड़ और मध्यम क्षेत्र में 2 से 5 करोड़ रुपये आते हैं। अब आगे है भारत में औद्योगिक वित्त के स्रोत। भारत में उद्योग अपनी वित्त की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आंतरिक साधनों के अतिरिक्त संस्थागत स्रोतों से भी करते हैं। प्रथम संस्थाएं जो उद्योगों का वित्त पोषण करती है निम्नलिखित है। तो पहला है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड अर्थात IFCI, जिसकी स्थापना वर्ष 1948 थी। इसके क्या कार्य हैं? तो कार्य है औद्योगिक प्रतिष्ठानों को दीर्घकालीन एवं मध्यकालीन ऋण देना। यह औद्योगिक उत्पादन क्षमता में अस्थायी सुधार हेतु ऋण देता है। यह अधिकतम 25 वर्षों तक के लिए ऋण देता है। अब आगे है भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम लिमिटेड अर्थात ICICI, जिसकी स्थापना वर्ष 1955 में हुई, जिसके कार्य है निजी क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक इकाइयों का वित्त पोषण। नोट, वर्ष 2002 से इस संस्था का विलय ICICI बैंक में कर दिया गया है। तीसरे नंबर पर है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अर्थात IDBI, जिसकी स्थापना वर्ष 1964 में है, जिसके कार्य हैं औद्योगिक उद्देश्यों के सभी स्तरों का वित्त पोषण। और दूसरा है आधारभूत उद्योगों को प्रोत्साहन देना। नोट्स है अक्टूबर 2004 से इसे वाणिज्यिक बैंक के रूप में अधिसूचित कर दिया गया। आगे है भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक अर्थात IIBI। वर्ष 1971 में भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना कमजोर औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु की गई। वर्ष 1985 में इसे भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक में रूपांतरित कर दिया गया। मार्च 1997 में पुनः इसका नाम बदलकर भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक रखा गया, जिसका कार्य था बीमार औद्योगिक इकाइयों का वित्त पोषण। आगे है भारतीय यूनिट ट्रस्ट अर्थात UTI, जिसकी स्थापना नवंबर 1963 में हुई, जिसके कार्य हैं 1 जुलाई 1964 से इसके यूनिट बेचकर बचत एकत्रित करने का कार्य प्रारंभ किया गया। छोटे बचतों को इकट्ठा कर उससे उद्योगों का वित्त पोषण करना। आगे है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अर्थात SIDBI, जिसकी स्थापना अक्टूबर 1989 के अधिनियम द्वारा हुआ। अप्रैल 1990 से यह कार्यरत है, जिसके कार्य है लघु उद्योगों को वित्त उपलब्ध कराना। आगे है भारत में सार्वजनिक उद्यम जैसे नवरत्न कंपनी। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की 9 चुनिंदा कंपनियों को अधिक निर्णय में स्वतंत्रता देने हेतु वर्ष 1997 में इन्हें नवरत्न कंपनियों का दर्जा दिया गया। वर्तमान में इसकी संख्या 14 है। आगे है महारत्न कंपनियां। श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली कंपनियों को जो निम्न मानकों को पूरा करती है महारत्न का दर्जा दे दिया जाता है। पहला है पिछले 3 वर्षों में वार्षिक निवल लाभ 5,000 करोड़ हो। वहीं दूसरा है कंपनी का निवल मूल्य 15,000 करोड़ रुपये हो। और तीसरा है 3 वर्षों में औसत रूप से 25,000 करोड़ रुपये का कारोबार किया हो। और चौथा है यह शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो। वर्तमान में कुल 10 कंपनियों को महारत्न का दर्जा दिया जा चुका है। उनमें से हैं पहला NTPC, दूसरा ONGC, तीसरा सेल, चौथा IOC, पाँचवा गेल, छठा भेल, सातवां CIL, आठवां BPCL, नौवां HPCL और 10वां PGCIL। नोट, सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ
कंपनियों को मिनी रत्न का दर्जा भी दिया जाता है। अब आइए चलते हैं अगले पेज पर। तो अब आगे है प्रमुख समितियां एवं आयोग। तो आइए जानते हैं समिति या आयोग की स्थापना और उसके कार्य। जैसे पहला है महालनोबिस समिति, जिसकी स्थापना 1960 में और इसके कार्य थे आय वितरण का आकलन। वहीं दूसरा है खुसरो समिति, जिसकी स्थापना 1989 में और कार्य कृषि एवं ग्रामीण साख। तीसरा है दांतेवाला समिति, जिसकी स्थापना 1969 में और कार्य है बेरोजगारी अनुमान। चौथा है सरकारी आयोग, जिसकी स्थापना 1983 और इसके कार्य है केंद्र राज्य संबंध। ये काफ़ी भिविया है, इसे आप लोग जरूर याद रखें। आगे है पांचवा गोइपोरिया समिति, जिसकी स्थापना 1990 और कार्य है बैंकिंग सेवा सुधार। छठा है गोस्वामी समिति, जिसकी स्थापना 1993 और इसके कार्य है औद्योगिक रुगनता। सातवां है नरसिंहम समिति, जिसकी स्थापना 1991 और कार्य है वित्तीय सुधार। आठवां राजा चलैया समिति, जिसकी स्थापना 1991 और कार्य है कर सुधार। नौवां जानकी रमन समिति, जिसकी स्थापना 1992 में हुई और कार्य है प्रतिभूति घोटाला। 10वां महालनोबिस समिति, जिसकी स्थापना 1993 में और कार्य है बीमा सुधार। 11वें नंबर पर है भंडारी समिति, जिसकी स्थापना 1994 में और इसके कार्य है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना। 12 में है आबिद हुसैन समिति, जिसकी स्थापना 1995 में और कार्य है लघु उद्योग। 13 है मीरा सेठ समिति, जिसकी स्थापना 1997 में और कार्य है हथकरघा विकास। 14 नंबर पर है महाजन समिति, जिसकी स्थापना 1997 में और कार्य है चीनी उद्योग। 15 है तारापोर समिति, जिसकी स्थापना 1997 में और इसके कार्य है रुपये की पूंजी खाते में परिवर्तनीयता। 16वें नंबर पर है सुरेश तेंदुलकर समिति, जिसकी स्थापना 2005 में और कार्य है गरीबी आकलन। आगे है सच्चर समिति, जिसकी स्थापना 2015 और कार्य है मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति में सुधार। 18 नंबर पर है पारिक समिति, जिसकी स्थापना 2013 में और इसके कार्य है पेट्रोलियम उत्पादों की मूल प्रणाली। 19 नंबर पर है मालेगाम समिति, जिसकी स्थापना 2018 में और इसके कार्य है बैंकिंग क्षेत्र में बुरे लोन हेतु। अब आगे है प्रमुख बोर्ड। तो आइए जानते हैं भारतीय कॉफ़ी बोर्ड कहाँ है। तो ये है बेंगलुरु अर्थात कर्नाटक में। वहीं भारतीय रबर बोर्ड है कोट्टायम अर्थात केरल में। भारतीय चाय बोर्ड है कोलकाता अर्थात पश्चिम बंगाल में। वहीं भारतीय तंबाकू बोर्ड है गुंटूर अर्थात आंध्र प्रदेश में। भारतीय मसाले बोर्ड कोच्चि अर्थात केरल में है। वहीं राष्ट्रीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड ये पुणे अर्थात महाराष्ट्र में है। आगे है राष्ट्रीय जूट बोर्ड, यह है कोलकाता अर्थात पश्चिम बंगाल में। और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड ये हैदराबाद अर्थात तेलंगाना में है। अब आइए चलते हैं आगे देखते हैं। तो आगे है प्रश्न कोश। तो आइए अब एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए एक एक करके पढ़ते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रथम नियामक निकाय है, तो ये गलत है। आगे है दूसरा PNGPRB का एक कार्य गैस के लिए प्रतियोगी बाजार को सुनिश्चित करना है, तो ये सही है। तीसरा PNGRB के निर्माण के विरुद्ध विद्युत अपील अधिकरण के समक्ष की जाती है, तो ये भी सही है। तो आइए चलते हैं सही उत्तर जानते हैं। तो इसका सही उत्तर बी अर्थात केवल 2 और 3 सही है। अब आइए इसके विस्तार को पढ़ते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का गठन 31 मार्च 2006 को अधिसूचित
अधिनियम के तहत किया गया था। यह भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रथम नियामक निकाय नहीं है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग 1956, वायदा बाजार आयोग 1952, सेबी 1992, इरडा 1999 आदि अनेक ऐसे पूर्व स्थापित नियामक निकाय हैं। पीएनजीआरबी को सौंपे गए कार्यों में पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस से संबंधित विनिर्दिष्ट गतिविधियों में संलग्न कंपनियों एवं उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के साथ प्रतियोगी बाजार का संवर्धन करना शामिल है। पीएनजीआरबी की स्थापना से संबंधित 2006 के अधिनियम की धारा 30 के अनुसार पीएनजीआरबी के निर्णयों के विरुद्ध अपील विद्युत अधिनियम 2003 के तहत स्थापित विद्युत अपील अधिकरण के समक्ष की जा सकती है। इस प्रकार प्रश्नगत कथनों में से केवल कथन 2 और 3 सही हैं। अब आइए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आइए डायरेक्ट इसके विश्लेषण को देखते हैं। तो इसका सही उत्तर है डी, अर्थात ना ही 1 सही है और ना ही 2 सही है। अब आइए आगे देखते हैं। सैद्धांतिक तौर पर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का अर्थ है सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए कारोबार करना, न कि समाज पर उसका उपकार करना। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कॉर्पोरेट शासन का वह प्रारूप है जिसमें प्रक्रियाओं व प्रणालियों को ऐसा समूह स्वीकार किया जाता है जिसके तहत किसी उपक्रम या कंपनी का संचालन कंपनी के शेयरधारकों, कर्मचारियों या कंपनी के उपभोक्ताओं के हित में निहित हो। कंपनी अधिनियम 2013 भारत में कॉर्पोरेट शासन का आधार देता है। सीआरआर गतिविधियों पर कंपनी द्वारा पिछले 3 साल के औसत शुद्ध लाभ का 2% खर्च करने की बात की गई है। कंपनी अधिनियम की धारा 135 कंपनियों द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की दिशा में गतिविधियों से संबंधित है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक या आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? तो इसका उत्तर है सी, दिल्ली मुंबई गलियारा। भारत का दिल्ली मुंबई औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। भारत और जापान सरकार के मध्य वर्ष 2006 में समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, खुदरा फर्नीचर की विशाल कंपनी आइकिया का भारत में पहला शोरूम 2018 में किस शहर में खोला गया? तो इसका उत्तर है बी, हैदराबाद। 9 अगस्त 2018 को स्वीडन की प्रमुख वैश्विक होम फर्निशिंग रिटेलर आइकिया ने अपना पहला शोरूम हैदराबाद में खोला। हैदराबाद के बाहरी इलाके में बसे हाईटेक सिटी में 13 एकड़ में बने इस विशाल स्टोर में 75,000 से ज़्यादा उत्पाद मौजूद हैं। आइकिया वर्ष 2025 तक भारत में 25 अन्य स्टोर भी स्थापित करने की योजना बना रहा है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, औद्योगिक विकास केंद्र बानमौर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो इसका उत्तर है ए, मुरैना। औद्योगिक विकास केंद्र बानमौर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, निर्यात उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश के कौन से 2 शहर शामिल हैं? तो इसका उत्तर है ए, अर्थात देवास और इंदौर। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। भारत के निर्यात उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश के 2 शहर शामिल हैं। ये शहर हैं देवास और दूसरा इंदौर। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने विनिर्माण नीति कब जारी की थी? तो इसका उत्तर है डी, 4 नवंबर 2011 को। भारत सरकार ने 4 नवंबर 2011 को राष्ट्रीय विनिर्माण नीति अधिसूचित की। इस नीति का उद्देश्य 1 दशक में जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का अंश बढ़ाकर 25% करना और 10 करोड़ से अधिक रोजगार का सृजन करना है। आगे है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया। तो इसका उत्तर है बी, सितंबर 2014 को।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम सितंबर 2014 में प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को एक प्रमुख निवेश गंतव्य तथा विनिर्माण, डिजाइन तथा नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में परिचालित करना है। अगला प्रश्न है, सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर है ई अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य नौकरशाही के ढीलापन को दूर करना, लाल फीताशाही को हटाना, विकसित आधारभूत संरचना द्वारा विनिर्माण की लागत कम करना, उत्पादों को प्रतियोगी बनाना तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में सुधार करना आदि शामिल है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है डी अर्थात डिजिटल इंडिया। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसमें भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने का दृष्टिकोण निहित है। इसका उद्देश्य सरकारी विभागों को देश की जनता से जोड़ना और यह सुनिश्चित करना है कि बिना कागज के इस्तेमाल के सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंच सके। इसका एक अन्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों को हाई स्पीड इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना भी है। डिजिटल इंडिया के 3 कोर घटक हैं। पहला, डिजिटल आधारभूत ढांचे का निर्माण करना, दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाओं को जनता तक पहुंचाना और तीसरा है डिजिटल साक्षरता। शेष अन्य 3 पहले मेक इन इंडिया कारोबार करने में सुगमता एवं स्टार्टअप इंडिया निवेश संवर्धन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय गुणवत्ता परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से कौन सही है? तो इसका सही उत्तर है सी अर्थात 1 और 2 दोनों सही है। पहला है, QCI का गठन भारत सरकार तथा भारतीय उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। वहीं दूसरा है, QCI के अध्यक्ष की नियुक्ति उद्योग द्वारा सरकार को की गई संस्तुतियों पर प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। भारत सरकार ने भारतीय गुणवत्ता परिषद की स्थापना वर्ष 1997 में भारतीय उद्योगों के साथ संयुक्त रूप से की थी। भारतीय गुणवत्ता परिषद में भारतीय उद्योग का प्रतिनिधित्व 3 प्रमुख उद्योग संघों जैसे एसोचैम, CII तथा फिक्की के द्वारा किया गया था। यह भारतीय उत्पादों एवं सेवाओं की गुणवत्ता प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से अनुरूपता मूल्यांकन प्रणाली, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है, की स्थापना करके देश में गुणवत्ता संबंधी अभियान को एक नीति परक दिशा देता है। भारतीय गुणवत्ता परिषद 38 सदस्यों की एक परिषद द्वारा संचालित है जिसमें सरकार, उद्योग तथा उपभोक्ताओं का समान प्रतिनिधित्व है। QCI के अध्यक्ष की नियुक्ति उद्योग द्वारा सरकार को ही की गई संस्तुतियों पर प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। वर्तमान में इस परिषद के अध्यक्ष आदित्य जैनुल भाई हैं, जिनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा सितंबर 2014 में की गई थी। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम निम्नलिखित में से किसका उपबंध करता है? तो इसका उत्तर है डी, अधिकरणों की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक। अब आइए इसके विस्तार को पढ़ते हैं। वर्ष 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम प्रायोगिक तौर पर 5 वर्ष के लिए लागू किया गया था। इस अधिनियम द्वारा व्यापार विवादों के जांच एवं समाधान हेतु समझौता बोर्ड तथा जांच न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया। अधिनियम द्वारा रेलवे, डाक, टेलीग्राफ तथा टेलीफोन जैसी सार्वजनिक रूप से उपयोग सेवाओं में बिना पूर्व सूचना के हड़ताल अथवा तालाबंदी को निषिद्ध कर दिया गया। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसका सही उत्तर बतलाएं। तो इसका सही उत्तर है बी, अर्थात इसमें केवल 2 सही है, अर्थात NM लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे।
अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में पारित किया गया था। इसमें केवल ऐसे मजदूर जो बच्चे थे उन्हीं की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान बनाया गया था। इस अधिनियम में महिला मजदूर से संबंधित कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था। अतः इस अधिनियम से मजदूर समानता निराश थे। एन.एम. लोखंडे भारत में मजदूर आंदोलन गठित करने में अग्रगामी थे। 19वीं शताब्दी में वे न केवल हथकरघा एवं कपड़े के मिल की दयनीय स्थिति को सुधार करने के लिए याद किए जाते हैं, बल्कि जाति एवं संप्रदाय जैसे मुद्दों पर भी उन्होंने साहसिक पहल किया। अतः केवल कथन दो सत्य है। अगला प्रश्न है, 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी उत्तर प्रदेश में अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी निश्चित की गई है। कितनी? तो इसका उत्तर है बी 7400 रुपये प्रति माह। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अनुसार प्रथम प्रश्नावधि में उत्तर प्रदेश में अकुशल, अर्धकुशल तथा कुशल व्यक्तियों हेतु न्यूनतम मजदूरी क्रमशः 7400.46, वहीं अर्धकुशल के लिए 8140.51 और कुशल व्यक्तियों के लिए 9118.66 रुपये प्रति माह थी। 1 अप्रैल 2018 से इन अकुशल, अर्धकुशल तथा कुशल व्यक्तियों की न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाकर क्रमशः 7613.42, वहीं अर्धकुशल के लिए 8374.77 और कुशल व्यक्तियों के लिए 9381.66 रुपये कर दिया गया। 1 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक प्रभावी न्यूनतम मजदूरी दरें क्रमशः निम्नलिखित हैं, जिसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं। अकुशल के लिए इतना है, वहीं कुशल, अर्धकुशल के लिए इतना और कुशल व्यक्तियों के लिए इतना कर दिया गया। आगे है प्रश्न, वर्ष 2006 से 7 में भारत की जीडीपी में उद्योग का अंश था। कितना? तो इसका उत्तर है सी 25 से 30% के मध्य। वर्ष 1950 से 51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी में उद्योग क्षेत्र का योगदान 16.6% के स्तर पर था, जो प्रश्नकाल में तथा आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार भी 25 से 30% के मध्य बना हुआ है। अब अगला प्रश्न है, कथन ए और कथन आर दिया गया है। इसमें आपको बतलाना है कि कौन सा सही है। तो इसका सही उत्तर है ए, अर्थात ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। तो आइए कथन और कारण को पढ़ते हैं। 1999 से 2000 के दौरान औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई है, तो ये सही है। और कारण आर है, इस अवधि में स्थायी विनिमय दर तथा सुधरी हुई व्यवसाय भावना पाई गई। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 1999 से 2000 में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर 6.7% थी, जो वर्ष 1998 से 99 की वृद्धि दर 4.1% की अपेक्षा अधिक थी। पुनः दक्षिण पूर्व एशिया के मुद्रा संकट एवं परमाणु परीक्षण प्रतिबंधों की पृष्ठभूमि में विनिमय दर की गिरावट के उपरांत वर्ष 1999 से 2000 की अवधि में विनिमय दर ने अपेक्षाकृत अस्थायित्व का प्रदर्शन किया। फलतः कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन की व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2000 से 2001 में निम्न उद्योगों में से किस एक की अधिकतम संवर्धी दर थी? तो इसका उत्तर है डी, इस्पात। प्रश्नकाल उद्योग में वृद्धि दर वर्ष 2000 से 2001, 2017 से 18 एवं 2018 से 19 में इस प्रकार है। तो आप लोग केवल 2018 से 19 में देखेंगे। 2018 से 19 में 13.3 थी सीमेंट में, वहीं कोयला में 7.4 है और बिजली 5.2 और इस्पात में 5.1 है। वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के आंकड़े आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार हैं। अगला प्रश्न है, सहकारी इकाइयों की दशा में किस क्षेत्र को विकास की ऊंची दर प्राप्त हुई? तो इसका उत्तर है बी, अर्थात सूती वस्त्र को। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। सहकारी इकाइयों की दशा में सूती वस्त्र उद्योग को विकास की ऊंची दर प्राप्त हुई है। वर्ष 1999 से 2000 से 2005 से 6 तक वर्ष दर
वर्ष आधार पर सूती वस्त्र उद्योग ने लगभग 14.8% की दर से वृद्धि दर्ज की है। अब अगला प्रश्न है, भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सम्मिलित नहीं है? तो इसका उत्तर है डी, निर्माण। भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना CSO द्वारा की जाती है। इसे 2 आधारों पर परिगणित किया जाता है। पहला, ब्रांड सेक्टर पर आधारित IIP, जिसमें खनन, विनिर्माण तथा विद्युत शामिल होता है, तथा दूसरा है यूज बेस्ड IIP, जिसके अंतर्गत बेसिक गुड्स, पूंजीगत गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, उपभोक्ता गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल तथा गैर कंज्यूमर ड्यूरेबल शामिल होते हैं। इसमें विनिर्माण सम्मिलित नहीं होता। अगला प्रश्न है, औद्योगिक उपभोक्ता सूचकांक वर्ष 1960 को बदलकर किसे आधार वर्ष बनाया गया? तो इसका उत्तर है सी, 1982। औद्योगिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1960 से परिवर्तित कर 1982 किया गया था। वर्तमान में औद्योगिक उपभोक्ता सूचकांक आधार वर्ष 2001 है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1982 से किस वर्ष में परिवर्तित किया गया? तो इसका उत्तर है बी, 2001। अगला प्रश्न है, भारत में औद्योगिक उत्पादन सकल सूचकांक में 8 मूल उद्योगों के सूचकांकों का संयुक्त भार 37.90% है। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग उन 8 मूल उद्योगों में सम्मिलित हैं? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात केवल 1, 2, 3 और 4, अर्थात सीमेंट, उर्वरक, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पादन, वस्त्रों उद्योग। अब आइए इसके विस्तार को पढ़ते हैं। भारत में 8 उद्योगों को मूल उद्योगों का दर्जा प्राप्त है। संपूर्ण औद्योगिक उत्पादन में इन मूल उद्योगों का योगदान 37.90% था। ये 8 मूल उद्योग हैं। पहला कच्चा तेल, दूसरा पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद, तीसरा प्राकृतिक गैस, चौथा उर्वरक, पाँचवा कोयला, छठा विद्युत, सातवां सीमेंट तथा आठवां तैयार इस्पात। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी कब? तो इसका उत्तर है बी, 2011। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 4 नवंबर 2011 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित की गई। इस नीति का उद्देश्य GDP में विनिर्माण के हिस्से को 1 दशक के भीतर 25% तक बढ़ाना तथा 100 मिलियन रोजगारों का सृजन करना है। अगला प्रश्न है, स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन की नीति देश में पहली बार आरंभ की गई थी कब? तो इसका उत्तर है बी, 2000 ईस्वी को। भारत सरकार ने अप्रैल 2000 में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की घोषणा की। यह एक शुल्क मुक्त आर्थिक क्षेत्र है जहां व्यापार संचालन तथा शुल्क एवं तटकर से काफ़ी छूट प्राप्त होती है। भारत सरकार द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया, जो फरवरी 2006 से प्रभावी हुआ। अगला प्रश्न है, विनिर्माण क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका उत्तर है ई, निर्माण उद्योग। मशीनों, औजारों और श्रम का उपयोग करके सामान बनाने की क्रिया को विनिर्माण कहते हैं। विनिर्माण के अंतर्गत हस्तकला से लेकर उच्च तकनीकी तक की गतिविधियां शामिल होती हैं, किंतु इस शब्द का उपयोग प्रायः औद्योगिक उत्पादन के अर्थ में किया जाता है। इसमें कच्चा माल बड़े पैमाने पर तैयार माल में बदल दिया जाता है। निर्माण उद्योग को विनिर्माण से अलग रखा जाता है। इस उद्योग के तहत बुनियादी सुविधाएं का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न है, 1991 की उद्योग नीति में लघु उद्योग के लिए सामान्य व सहायक उद्योग निवेश राशि स्वीकृत है। तो ये प्रश्न काफ़ी पुराना है, तो इसे छोड़ देते हैं। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। नई औद्योगिक नीति 1991 में लघु उद्योगों के लिए पूंजी विनियोग की सीमा है। तो ये भी प्रश्न काफ़ी पुराना है। इसकी सीमा है 60 लाख रुपये। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है,
लघु निर्माणी उद्योग में प्लांट एवं मशीनरी में विनियोग की मात्रा होनी चाहिए कितनी? तो इसका उत्तर है सी 25 लाख रुपये से ऊपर, परंतु 5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विकास अधिनियम 2006 के अनुसार उसे मध्यम उद्योग के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसकी निवेश राशि होती है। तो इसका उत्तर है बी 5 करोड़ रुपये से 10 करोड़ के बीच। अगला प्रश्न है, माइक्रो लघु और सूक्ष्म उद्योग विकास अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक निर्माणी क्षेत्र के मध्यम उद्योगों हेतु निर्धारित निवेश की सीमा है? तो इसका उत्तर है सी 5 करोड़ रुपये से अधिक और 10 करोड़ रुपये से कम। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग है कौन सा? तो इसका उत्तर है सी हथकरघा उद्योग। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग हथकरघा उद्योग है जिसके अंतर्गत मलमल, छेंट, दरी, खादी आदि उद्यम सम्मिलित है। हथकरघा उद्योग असंगठित क्षेत्र के तहत आता है। कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार की वर्ष 2017-18 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार हथकरघा में 68.86 लाख लोग रोजगार में लगे हैं जिसमें 30.25 लाख पुरुष तथा 38.61 लाख महिलाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से लघु उद्योग की क्या समस्या है? तो इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी, अर्थात पूंजी का अभाव, विपणन जानकारी का अभाव और तीसरा कच्चे माल का अभाव। अब आइए इसके विस्तार को पढ़ते हैं। वर्तमान में भारतीय लघु उद्योगों के प्रमुख समस्याएं हैं पूंजी का अभाव, विपणन की समस्या, कच्चे माल का अभाव, आधारभूत संरचना की बाधा, सीमा शुल्क नीति, विलंबित भुगतान, रुग्णता की समस्या, निम्न स्तरीय आंकड़ों की उपलब्धता आदि। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारत जैसे विकासशील देश के लिए लघु स्तरीय व कुटीर उद्योग को मुख्यतः इसलिए प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि? तो इसका उत्तर है बी अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं। लघु स्तरीय व कुटीर उद्योग का महत्व इस बात में है कि ये प्रति इकाई पूंजी निवेश पर अधिक रोजगार उत्पन्न करने वाले क्षेत्र हैं। भारत जैसे विकासशील देश जहां श्रमाधिशेष है, ये महत्वपूर्ण योगदान है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु उद्योग की समस्या नहीं है? तो इसका उत्तर है डी हड़ताल एवं तालाबंदी। भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु एवं कुटीर उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है। लघु उद्योग की प्रमुख समस्याएं कच्चा माल, वित्त, उत्पादन की अविकसित प्रणाली, विपणन एवं बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा आदि हैं। इनकी अन्य समस्याओं में संगठन का अभाव, अनुसंधान कार्यों की कमी, परिवहन साधन की कमी एवं तकनीकी शिक्षा का अभाव भी है। हड़ताल एवं तालाबंदी बड़े उद्योग की समस्या है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि? तो इसका उत्तर है ए वे बहुतों को रोजगार प्रदान कराते हैं। वर्ष 2001 से 2 में की गई लघु स्तर उद्योग की तीसरी गणना के अनुसार लघु उद्योग क्षेत्र में वर्ष 1998-99 में जहां 220.55 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त था, वहीं वर्ष 2009-10 की चौथी अखिल भारतीय गणना के परिणामों के अनुसार यह संख्या बढ़कर 659 लाख पहुंच गई। अतः स्पष्ट है कि लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। उल्लेखनीय है कि एमएसएमई की वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 के अनुसार वर्ष 2015-16 में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों में 11.10 करोड़ लोगों का रोजगार प्राप्त था, जिसमें से 360.41 लाख लोग विनिर्माण क्षेत्र में, 387.18 लाख लोग व्यापार में तथा लगभग 362.2 लाख लोग अन्य सेवाओं में लगे हुए हैं। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है? तो इसका उत्तर है ए सूती कपड़ा। कपड़ा उद्योग भारत का सबसे पुराना एवं विशाल उद्योग है। भारत में आधुनिक स्तर की प्रथम सूती मिल 1818 ईस्वी में कलकत्ता के निकट स्थापित की गई थी। 13 अगस्त 1947 तक भारत में 394 सूती वस्त्र मिले थे। पाकिस्तान के विभाजन के पश्चात यहाँ 380 मिलें
रह गई थी। अब अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ वह है, तो इसका उत्तर है ए कुटीर उद्योग। भारत में सार्वजनिक कुटीर उद्योगों का ही विकास हुआ था। भारत में औपनिवेशिक काल में पूर्व कुटीर उद्योगों का औद्योगिक उत्पादन में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। भारत में विकसित सूती वस्त्रों का निर्माण भी कुटीर स्तर पर ही किया जाता था। अब अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो इसका उत्तर है सी सऊदी अरब। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2018 के अनुसार वर्ष 2017 में कच्चे तेल के उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद सऊदी अरब सर्वाधिक तेल उत्पादक देश रहा है। अब अगला प्रश्न है, चिक्विकामाटा अर्थात चिली निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो इसका उत्तर है ए तांबा। चिली तांबा खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर है बी। तो आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। रूड़ क्षेत्र जर्मनी का एक औद्योगिक क्षेत्र है जो पो घाटी इटली में है। पो नदी इटली की एक महत्वपूर्ण नदी है। कांटो मैदान जापान के सबसे बड़े द्वीप वेन्सू पर है। दक्षिणी न्यू इंग्लैंड यूएसए का एक भौगोलिक क्षेत्र है, न कि यूनाइटेड किंगडम का। अगला प्रश्न है, यद्यपि कुछ गैस आधारित उद्योग स्थापित किए जा चुके हैं, फिर भी भारत में प्राकृतिक गैस के प्रभुत भंडार अप्रयुक्त पड़े हैं। प्राकृतिक गैस के इन विशाल संसाधनों का उपयोग किसके उत्पादन में किया जा सकता है, तो इसका उत्तर है ए उर्वरक। अब आइए इसके विस्तार को पढ़ते हैं। प्राकृतिक गैस उर्वरक उत्पादन में एक महत्वपूर्ण आदान है, अतः भारत में संभावित विशाल प्राकृतिक गैस संसाधनों का उपयोग उर्वरक उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। अब अगला प्रश्न है, नेपानगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह है, तो इसका उत्तर है डी अखबारी कागज। बड़े आकार का कागज अर्थात अखबारी कागज का उत्पादन सबसे अधिक भारत नेशनल न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर मिल्स लिमिटेड नेपानगर में किया जाता है, जो मध्य प्रदेश में है। वर्ष 1960-61 में अखबारी कागज का उत्पादन भारत में 0.4 लाख टन था, जो वर्ष 2003 से 4 में बढ़कर 6.5 लाख टन हो गया। वर्तमान में भी भारत में अखबारी कागज की भारी कमी है और हमारी आवश्यकता का लाभ लगभग 60% आयात किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, वाइल एक उपक्रम है जो संलग्न है, तो इसका उत्तर है सी तेल अनुसंधानों में। वाइल इंडिया लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है जो रुक्ष तेल तथा प्राकृतिक गैस के अनुसंधान, विकास और उसके उत्पादन तथा तेल परिवहन में संलग्न है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 1992 से विनिर्माण क्षेत्र के सकल पर्यावरण अर्थात प्रोडक्शन में भारत के लघु उद्योग क्षेत्र का अंशदान किस कोटि में आता है, तो इसका उत्तर है ए 40%। प्रश्न काल में यहाँ केवल इतना इम्पोर्टेंट है कि 2018-19 के अनुसार यह आंकड़ा 31% है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका उत्तर है सी अर्थात 1, 2, 3 और 4 सही है। तो एक है सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना, दूसरा सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण, तीसरा संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना और चौथा है समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों और उद्देश्यों में सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना, सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण करना, संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना तथा आय और संपत्ति के पुनर्वितरण को बढ़ावा देने के माध्यम से समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना शामिल है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से देखिए। तो इसमें आपको बताना है कौन कौन सा सही है, तो इसका उत्तर है
बी अर्थात 1 एवं 3। एक है भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में आधारभूत एवं भारी उद्योग हैं, और तीसरा है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में नौकरियों की सुरक्षा है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न, इसके विस्तार को पढ़ते हैं। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने आधारभूत में भारी निवेश किया है। यद्यपि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में नौकरियों की सुरक्षा है, परंतु सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्योग लाभ की स्थिति में नहीं है। इस प्रकार अभिष्ट उत्तर विकल्प बी होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक भारत के सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था है? तो इसका उत्तर है बी, खनिज एवं धातु व्यापार निगम। भारत के सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था खनिज एवं धातु व्यापार निगम है। यह भारत के 2 सबसे बड़े विदेशी मुद्रा कमाने वाले संस्थानों में से एक है। यह भारत में खनिजों का विशालतम निर्णायक एवं भारत का विशालतम बुलियन व्यापार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अन्य जैसी नहीं है? तो इसका उत्तर है डी, ESSAR वाइल। एसर वाइल रुइया समूह के अधीन निजी क्षेत्र का उपक्रम है, जबकि विकल्प के अन्य तीनों उपक्रम सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन आते हैं। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, देश में वर्ष 2014-15 में किस केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम को हानि हुई है? तो इसका उत्तर है सी अर्थात भारत संचार निगम लिमिटेड। अगला प्रश्न है, इसके विस्तार को पढ़ते हैं। वर्ष 2014-15 में हानि प्रदर्शित करने वाले शीर्ष 5 सार्वजनिक कंपनियां निम्न हैं। पहला भारत संचार निगम लिमिटेड, दूसरा एयर इंडिया लिमिटेड, तीसरा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, चौथा हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, और पांचवा मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तेल रिफाइनरी निजी क्षेत्र में है? तो ये स्टार मार्क्स है। तो आइए इसके विस्तार को पढ़ते हैं। उपयुक्त सभी तेल रिफाइनरी सार्वजनिक क्षेत्र की हैं। अगला प्रश्न है, गैस अथॉरिटी भारत लिमिटेड ने पाइपलाइनों बिछाने हेतु 8,000 करोड़ रुपये का प्रावधान दिया है, जो होगी? तो इसका उत्तर है बी, विजयवाड़ा से विजयपुर तक। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने पाइपलाइनें बिछाने हेतु 8,000 करोड़ का प्रावधान दिया है, जो विजयवाड़ा से विजयपुर तक बिछाई जाएगी। विजयपुर में यह प्रस्तावित पाइपलाइन गेल की हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से जुड़ जाएगी। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अब भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है? तो इसका उत्तर है डी, तेल कंपनी। भारत में पेट्रोल डीजल जैसे तेल सरकारी नियंत्रण मुक्त पदार्थ है, जिसकी कीमतें तेल कंपनियां निर्धारित करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे महारत्न का दर्जा नहीं प्राप्त है? तो इसका उत्तर है डी अर्थात वाइल इंडिया लिमिटेड। अक्टूबर 2014 की स्थिति के अनुसार वाइल इंडिया लिमिटेड नवरत्न कंपनी है, न कि महारत्न कंपनी। वर्तमान में 10 कंपनियों को महारत्न का तथा 14 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। महारत्न कंपनी में भेल, गेल, सील, आईओसी, एनटीपीसी, सेल, ONGCL, BPCL, HPCL और PGCIL है। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत में अक्टूबर 2019 के से महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर है सी, 10। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नवरत्न में शामिल है? तो इसका उत्तर है सी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो नवरत्न कंपनी है को छोड़कर शेष तीनों महारत्न कंपनियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को 4 नवरत्न कंपनियों को दिया गया महारत्न का दर्जा नहीं प्राप्त है? तो इसका उत्तर है बी, BEL। अगला प्रश्न है, हाल उत्पादन से संबंधित है? तो इसका उत्तर है बी, वायुयानों के। HAL अर्थात हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वायुयानों के उपकरणों का उत्पादन करती है। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2010-11 में भारत सरकार ने महारत्न नामक योजना की घोषणा की, जिसके अंतर्गत कुछ प्रमुख नवरत्न कंपनियों को अधिक स्वायत्तता और विस्तार
करने हेतु शक्तियां प्रदान की गई। निम्नलिखित में से किस कंपनी को महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया? तो इसका उत्तर है ए, ऑयल इंडिया को। उद्योग मंत्रालय द्वारा 16 नवंबर 2010 को सार्वजनिक क्षेत्र की 4 नवरत्न कंपनियों को महारत्न का दर्जा दिया गया। ये 4 कंपनियां थी: भारतीय तेल निगम, दूसरा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम अर्थात एनटीपीसी, तीसरा ओएनजीसी, चौथा सेल। इसके अतिरिक्त बाद में कोल इंडिया लिमिटेड अर्थात सीआईएल, भेल, गेल, बीपीसीएल, एचपीसीएल तथा पीजीसीआईएल को भी महारत्न का दर्जा दिया गया। ऑयल इंडिया को महारत्न का दर्जा प्राप्त नहीं है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, नवरत्न का विचार संबंधित है। तो इसका उत्तर है डी, सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम से। नवरत्न सार्वजनिक उपकरणों का एक विशिष्ट वर्ग है जिसमें सरकार ग्लोबल कंपनी होने की संभाव्यता क्षमता देखती है। अगला प्रश्न है, नवरत्न में सम्मिलित सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। तो इसका उत्तर है सी, एमटीएनएल। एमटीएनएल नवरत्न में शामिल है, जबकि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अर्थात गेल और सेल को महारत्न का दर्जा प्राप्त है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान को नवरत्न का दर्जा नहीं दिया जाता है? तो इसका उत्तर है ए, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा नहीं दिया गया है, जबकि शेष तीनों कंपनियां पहले नवरत्न श्रेणी में शामिल थी। वर्तमान में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात सेल एंड पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया महारत्न श्रेणी की कंपनियों में शामिल है, जबकि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन नवरत्न श्रेणी में ही शामिल है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने निम्नलिखित एल्युमिनियम कंपनियों में किस एक को नवरत्न स्टेट प्रदान किया है? तो इसका उत्तर है ए, नाल्को। एशिया का सबसे बड़ा एल्युमिनियम संकुल नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड वर्ष 1981 में भारत सरकार के एक सार्वजनिक उद्यम के रूप में संस्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा लघु रत्न श्रेणी प्रथम उद्योग को अधिकतम कितनी धनराशि तक वित्तीय स्वायत्तता दी गई? तो इसका उत्तर है डी, 500 करोड़ रुपये। किसी पीएसयू को मिनी रत्न का दर्जा बनाए रखने के लिए पिछले लगातार 3 वर्षों तक मुनाफा अर्जित करते रहने की आवश्यकता होती है। मिनी रत्न का दर्जा पीएसयू को बिना सरकार की मंजूरी लिए 500 करोड़ रुपये तक के निवेश की स्वायत्तता देता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा 6 अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। निम्न में से उसे चुनिए जो उक्त 6 में सम्मिलित नहीं है। तो इसका उत्तर है बी, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज। 16 सितंबर 2006 को भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की 6 अतिरिक्त औद्योगिक इकाइयों को मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया था। वे इस प्रकार हैं: बीएसएनएल, बीईएमएल, हिंदुस्तान लेटेक्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात लिमिटेड, गार्डन रिसर्च, शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। उपयुक्त में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज का उल्लेख नहीं है, अतः सही उत्तर विकल्प बी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है? तो इसका उत्तर है डी, टिस्को। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक सही नहीं है। तो इसका उत्तर है डी, इससे पूर्व नीति 2018 में लागू की गई थी। राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में जारी की गई नई निवेश नीति में उपरोक्त सभी कथन लागू होते हैं, सिवाय इसके लिए इससे पूर्व नीति वर्ष 2008 में लागू की गई थी। अब आइए आपको इसमें मिलान करना है, तो डायरेक्ट चलते हैं इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। सूचना तकनीक नीति कब लागू हुआ? 2000 को। वहीं खनिज नीति 2011, होटल नीति 2006 और औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2010। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध
कराया जाता है वह है, तो इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी, अर्थात उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम और तीसरा उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? तो इसका उत्तर है ए पश्चिमी। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र सर्वाधिक विकसित है। अगला प्रश्न है, BIFR संबंधित है? तो इसका उत्तर है ए रुग्ण इकाइयों के पुनर्निर्माण एवं वित्तयन से। BIFR का विस्तारित रूप बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन है। इसकी स्थापना केंद्र सरकार ने रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम वर्ष 1985 के तहत वर्ष 1987 में की थी। इसका कार्य रुग्ण औद्योगिक कंपनियों के संबंध में उन सभी उपायों को निर्धारित करता है जिससे उनका पुनर्निर्माण करके कार्य सक्षम बनाया जा सके। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर है डी सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। तो आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। तारापोर समिति पूंजीगत खाते में रुपये की परिवर्तनीयता पर सलाह हेतु गठित हुई थी। शेष तीनों विकल्प सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए मेगा फूड पार्क्स योजना का उद्देश्य है क्या? तो इसका उत्तर है ए, अर्थात खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अवसंरचना सुविधाओं में सुधार लाना। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। 25 अक्टूबर 2011 को आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने 15 नए मेगा फूड पार्क्स परियोजनाओं की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की थी, जो पहले से घोषित 15 परियोजनाओं के अतिरिक्त थी। इनकी स्थापना अवसंरचना विकास योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अवसंरचना सुविधाओं में सुधार हेतु की जा रही है। अब अगला प्रश्न है, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है? तो इसका उत्तर है बी, हथकरघा उद्योग। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग है। अगला प्रश्न है, भारत में 8 कोर सेक्टर में किसे शामिल नहीं किया गया? तो इसका उत्तर है डी, रसायन। भारत में 8 कोर सेक्टर कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट तथा विद्युत है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार मेगा फूड पार्क की अवधारणा को किन किन उद्देश्यों से प्रोत्साहित कर रही है? तो इसका सही उत्तर है बी, अर्थात केवल 1 और 2 सही है, अर्थात खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्तम अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु। वहीं दूसरा है खराब होने वाले पदार्थों का अधिक मात्रा में प्रसंस्करण करने और उपव्यय घटाने हेतु। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, इसमें आपको मिलान करना है। तो आप लोग चाहें तो आप लोग खुद से मिलान कर सकते हैं। डायरेक्ट चलते हैं हम लोग इसके सॉल्यूशन पर। एकल व्यापारी या एकल प्रोपराइटरशिप फॉर्म में प्रोपराइटर का दायित्व असीमित होता है, अर्थात यह फर्म में पूंजी निवेश के अतिरिक्त होता है। साझेदारी संविदात्मक संबंध होते हैं, अर्थात साझेदारी समझौते के द्वारा की जाती है, जो लिखित या मौखिक हो सकता है। सहकारिताओं का प्राथमिक लक्ष्य सदस्यों को सेवा देना है, न कि लाभ कमाना। सार्वजनिक समिति कंपनी में कंपनी अपने शेयरों की बिक्री से पूंजी का संग्रहण करती है, अतः जोखिम उठाने वालों की बड़ी संख्या होती है। अगला प्रश्न है, भारत में पर्यटन और होटल उद्योग का विकास निम्नलिखित में से किसका कार्य है? तो इसका उत्तर है बी, ITDS। भारत में पर्यटन और होटल उद्योग के विकास का कार्य ITDS का है। यह एक अर्ध स्वायत्त संस्था है। यह संस्था पर्यटकों से जुड़ी समस्याओं के समाधान का कार्य करती है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वित्तीय उत्प्रेरक की समुचित व्याख्या करता है? तो इसका उत्तर है बी, यह सरकार की गहन निश्चितात्मक कार्रवाई है जिसका लक्ष्य देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। सरकार द्वारा वित्तीय उत्प्रेरक अर्थव्यवस्था को मंदी से उबारने अथवा आर्थिक संकट में
पड़ने से बचाने के लिए प्रदान किया जाता है। इसके तहत देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों को राजकोषीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं। इस प्रकार उचित उत्तर विकल्प बी होगा। अगला प्रश्न है, विनिर्माण क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी नई नीतिगत पहल की है? तो इसका उत्तर है डी अर्थात 1, 2 और 3। तो एक में है राष्ट्रीय निवेश तथा विनिर्माण क्षेत्र की स्थापना, 2 एकल खिड़की मंजूरी की सुविधा प्रदान करना और 3 प्रौद्योगिक अधिग्रहण तथा विकास कोष की स्थापना। तो ये आज का आखिरी प्रश्न था। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।